संसद भवन की लड़ाई अब धर्म पर आई। कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था। ओवैसी को आया नई संसद के उद्घाटन पर गुस्सा। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। नई संसद की आरजेडी ने क्यों की ताबूत से तुलना। नई संसद पर धर्मयुद्ध, बीजेपी विपक्ष में 24 का युद्ध। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, आदिवासियों के लिए आप सब 130 को जनता के वजीर आजम हैं। बिखर गए विपक्ष के अरमान, नई संसद पर कब निकलेगा समाधान। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा। नहीं हुआ संविधान का अपमान, अब थमेगा नई संसद पर घमासान। लेकिन इतनी बात जनता जानती है कि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री होगा। विपक्ष और सरकार में वार पलटवार और तेज। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। संसद के बहाने 24 की लड़ाई, विपक्षी एकता कसौटी पर आई। जो लोग दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबको न्याय, क्या उम्मीद करोगे आप इस सरकार से? नई संसद का विवाद बहाना, सत्ता विपक्ष का 24 पर निशाना। कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। राष्ट्रपति पर निगाहें, पीएम पर निशाना। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए, ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था, या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है। 24 के लिए बहिष्कार का ही बहाना। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। देश की नई संसद, विरोधी ढूंढे जाति और मजहब। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। तो नई संसद की लड़ाई अब जाति मजहब पर आई। नई संसद के उद्घाटन से पहले शुरू हुई राजनीति उद्घाटन के बाद तक जारी है। अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नई संसद को लेकर बयान देते हैं। वो बयान क्या था वो आपने सुना भी। कहते हैं कि पीएम लोकसभा के अंदर हिंदू धर्माचार्यों को लेकर जाते हैं, लेकिन पादरी, मुस्लिम धर्मगुरु और सिख धर्मगुरु अंदर क्यों नहीं लेकर जाए। ओवैसी निशाना साधते हुए कहते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, उनको भी मानता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ओवैसी नई संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सियासी बयान ट्विटर पर भी तैर रहे हैं। लोकसभा का उद्घाटन नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान का राज अभिषेक लग रहा है, यह कहना है ओवैसी साहब का। ओवैसी आरोप लगाते हैं
लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है जो उद्घाटन समारोह के सहारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के नए चहीते स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो ओवैसी से एक कदम और आगे निकल गए। वो पूजा करने वाले पुजारियों की जाति तलाशने में लग गए, लेकिन सही से ढूंढ नहीं पाए। नया गणित निकाला और पूछने लगे कार्यक्रम में केवल दक्षिण के धर्माचार्य को क्यों बुलाया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है आरजेडी की। आरजेडी को नई संसद में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन नई संसद के स्ट्रक्चर को दिखाते हुए आरजेडी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए एक जो तस्वीर है वो ताबूत की दिखा दी। यानी कि नई संसद और दूसरी तरफ ताबूत। विपक्षी जो नेता हैं नई संसद में धर्म का तड़का लगा रहे हैं, या फिर तड़का सरकार लगा चुकी है जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है। वो सांसद सदन के भीतर मौजूद थे जिनको जनता ने चुनकर भेजा, लेकिन मसला यहां पर अब नई संसद और धर्म की लड़ाई के इर्द गिर्द आ गया। यानी कि संसद भवन की लड़ाई अब धर्म पर आई। पहले आपको बयान सुनाते हैं ओवैसी साहब के, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इसे मुद्दा बनाकर कहीं विपक्ष खुद तो नहीं घिर गया। देखिए जरा। का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है। तो ओवैसी साहब परेशान हैं, कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के साथ ही आखिरकार ये उद्घाटन क्यों हुआ, क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के ही धर्माचार्य वहां पर मौजूद थे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी कांग्रेस के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं।
शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। ये अब मसला जाति और धर्म पर आ गया, यानी कि हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे हो ओवैसी साहब। कुल मिलाकर कहानी वही दिखाई देती है। लेकिन क्या ये नई संसद वाला मुद्दा जो है 24 का मुद्दा बनेगा, लगता है आपको? ये तो 24 का मुद्दा नहीं बनेगा, ये एक फौरी मुद्दा है और इस फौरी मुद्दे को इस रूप में भुनाने की कोशिश होगी जिससे कि इनको बाद में चल करके जब लोकसभा का चुनाव होना है जो अगले साल, उसमें मदद मिले। हाँ। दरअसल होता क्या है कि जब चुनाव आने वाला होता है उससे एक साल के अंदर जितनी गतिविधियां हो रही होती उन सब पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कमेंट किए जाते हैं, उसी आधार पर स्टैंड लिया जाता है। हाँ। अब चूंकि एक साल बचा हुआ है और कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा रहेगा। पहले ये होता था कि लोग हमेशा ये हवा उड़ाते थे सरकार जा रही है, अब गिरी की तब गिरी, तो अधिकारी लोग थोड़ा डर जाते थे या बोलते थे अब तो हमारी सरकार आ रही है। तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, कोई नहीं, ये ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं इसमें कुछ तर्क दिखाई देता है या फिर ये बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं? दोनों चीजें हैं। एक तो उनकी बातों में तर्क भी है जिसके लिए उनकी पहचान है, उनके पार्टी की। हाँ। वो एक धर्म विशेष को लेकर के सोचते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात रखते हैं। उनका मानना है कि उनके उस कौम के लोगों का क्या सोचना है और क्या प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करते हैं। वो भी संविधान के दायरे में रह करके ये भी देखा गया है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, वो इस तरह की बात ला करके फिर मामले को सांप्रदायिक बना रहे हैं। हाँ। इसका फायदा किसी और को नहीं, सिर्फ बीजेपी को मिलना है। लेकिन उनकी बात में दम है, कोई गलत बात भी नहीं कर रहे कि अगर अंदर एंट्री कराई आपने, ये उनका सोचना है, तो दूसरे लोगों को अंदर एंट्री कराई, उनके लोगों को नहीं कराई। और नहीं, आप ये कह रहे हैं ये क्षण भर का मुद्दा है, जनता इन सब बातों पर वोट नहीं करती। बिल्कुल सही बात। ठीक। रत्नाकर जी, कैसे आप? रत्नाकर जी का प्लीज ऑडियो। रत्नाकर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। रत्नाकर जी, इत्तेफाक रखते हैं ओवैसी साहब की बात से या फिर आपको सांप्रदायिकता की बू आ रही है ओवैसी साहब के बयानों से? क्योंकि आपके बड़े नेता है, इस मामले पर कोई स्टैंड नहीं ले रहे। देखिए तिलक जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, सांप्रदायिकता के ऊपर राजनीति करती है, कुछ इसी प्रकार जो है ओवैसी जी भी करते हैं। वो अपने समुदाय के लोगों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये जनता निर्णय जानती है और लेती है। दूसरी चीज, आप सारे विपक्षी नेताओं के बयान के बारे में आप कह रहे थे। नहीं, ओवैसी साहब के बयान की पहले चर्चा कर ले रत्नाकर जी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों को आप लेकर आए। आप भी कुछ इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? जी, देखिए क्या होता है, ये जो संसद है ना, वो संसद में कोई एक धार्मिक कार्यक्रम का अनुष्ठान नहीं कर सकता है। हमारे जो है संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही धर्म का धार्मिक अनुष्ठान किया जाए। हाँ। लेकिन जो भी नई संसद बैठी उसमें बहुत सारे धर्म के लोग आए। तो यानी आप ओवैसी साहब के बयान का समर्थन करते हैं, राइट? सुनिए, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी बात कह लेता हूँ, आप समझ जाइएगा। हाँ। जब शिलान्यास हुआ था इसका, तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही धर्म का धार्मिक अनुष्ठान किया था। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पुरजोर विरोध किया था। हाँ। बहुत पुरजोर विरोध किया था कि संसद जो है, हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि कोई भारत का संविधान मतलब नया संसद बनता है तो उसमें एक ही धर्म का कार्यक्रम हो। उसका असर आपने देखा, इसमें क्या हुआ, इसमें सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आवाज उठाता है, कांग्रेस पार्टी सही जगह आवाज उठाती है, उसका परिणाम जो है लोकतंत्र की खूबसूरती जो है देखने को मिला। ओवैसी साहब क्या इनका काम आसान कर रहे हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी करती है। नहीं, ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं इनका काम आसान कर रहे हैं बीजेपी का? प्रश्न पूछिए रत्नाकर जी। मैंने कहा कि ओवैसी साहब इनका काम आसान कर रहे हैं बीजेपी का, यह बयान देकर।
क्योंकि आपके नेता खुलकर ये बात नहीं कह रहे ना कि भैया आपने हिंदुओं को ही क्यों बुलाया, क्योंकि दूध का जरा भी झाट फूक फूक कर पीता है। आपकी स्थिति वो वाली है। नहीं, वैसी जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका जो है वो कार्ड ही हिंदुत्व और इस्लामिक कार्ड जो है वो दोनों चलाते हैं। तो वो अपने संप्रदाय के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संप्रदाय को डर दिखाने का काम करती है कि आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे। नहीं रत्नाकर जी, आप ऐसा ही मत बोलिए ना कि आप लोग जो है गंगा है, सब लोग बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। उदाहरण दो अभी लेटेस्ट। मुझे भी मौका दीजिएगा। नहीं, कर्नाटक में जब हनुमान जी की बात आई थी तो प्रियंका गांधी जी कहाँ गई थी? मंदिर तो गई थी। हाँ, हिमाचल में है ना। तो फिर ऐसा मत बोलो ना कि यही करते हम नहीं करते। हम हमारा धर्म थोड़ी भूल जाएंगे। हाँ, धर्म में सभी, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, और सभी धर्म के सम्मान करना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और सभी धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं तो पहनता हूँ। नई संसद, आप ये कह रहे हैं कि संसदीय आयोजन को आपने धार्मिक आयोजन बना दिया, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, ये किया था शिलान्यास के टाइम पे किया था। भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास के टाइम पे धार्मिक आयोजन। चलिए, मैं एक काम करता हूं सर रत्नाकर जी, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं और अखिल जी भी जुड़ गए। एक मिनट रत्नाकर जी एक काम करिए ना, एक काम करिए, क्योंकि आपके किसी नेता का मैं बयान ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे। तो आप एक काम करिए, यहां से बोलिए कि ये हिंदू रीति रिवाज के साथ जो इन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी नीचे ब्रेकिंग टाइप करके रखेगा रत्नाकर जी, जैसे बोले ये हिंदू वाला मसला। टाइप करिए। देखिए, संविधान हमारा कहीं नहीं कहता है कि एक धर्म के रीति रिवाज। सर, मैंने कहा कि आप ये बोलिए ना कि हम विरोध करते हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप विरोध तो करिए। मैं वही कह रहा हूं। आपका समझने में फेर हो सकता है। नहीं, मेरा समझने में फेर नहीं है रत्नाकर जी, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप अगर इसका विरोध करें तो बोलिए कि हिंदू रीति रिवाज के साथ उद्घाटन हुआ, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। करने का संविधान इजाजत नहीं देता है। हमने विरोध किया था जब ये उद्घाटन शिलान्यास किए थे प्रधानमंत्री जी। आज देखिए, उन्होंने सब सारे धर्म के लोगों को बुलाया ना, अनुष्ठान कराया ना। ये किसकी खूबसूरती है? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि अगर लोकतंत्र में इस तरह का कोई गलत काम करने का काम करेगा, यानी कुल मिलाकर आपको ये नाराजगी हुई कि मंत्रोच्चारण के साथ क्यों उद्घाटन हुआ, है ना? क्यों नाराजगी होगी भाई? लग रहा है सर आप कह रहे हैं नाराजगी है भी और नहीं भी। ना। आप जो चाह रहे हैं मेरे मुंह से कहलवाना, वो मैं थोड़ी कहूंगा कि मैं आप चाह रहे हैं कि अरे हम धर्म की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये सभी धर्मों का सभी जातियों का, सभी धर्मों का देश है। आप एक धर्म विशेष का कार्यक्रम अनुष्ठान करने की संविधान हमको इजाजत नहीं देता है। ओके अखिल खान साहब जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भैया आपने हिंदुओं को तो बुला लिया, मुसलमानों को नहीं बुलाया। मेरी नाराजगी है इस बात को लेकर, तो आपका भी यही स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हाँ, देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होनी जरूरी है, जो बीजेपी डिस्ट्रॉय कर रही है पिछले 9 सालों से। हाँ, संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की उन्होंने। इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारी धांधलियां की उन्होंने। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट दीजिए सर। कितनी बार हत्या करते हो फिर जिंदा हो जाता है लोकतंत्र। मैं ये कह रहा हूं कि विषय आज जो है वो ओवैसी साहब का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, और दूसरी तरफ आरजेडी का वो ट्वीट जिसमें ताबूत दिखाया हुआ है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आप भी उनके साथ खड़े हैं कि भैया आपने हिंदुओं को बुलाया, मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ये छोटे ट्राइबल इशू है। इतना बड़ा संसद भवन आप बना रहे हैं, देश के अंदर संसद का आप स्थापना कर रहे हैं कि नया संसद भवन हमने बनाया, उसमें प्रेसिडेंट को आपने इनवाइट नहीं किया। ये टोटली रॉन्ग है। सबसे पहले तो ये गलत है बीजेपी का जो नियत है ना वो खराब है। और जो मोदी जी अपने आप को चाह रहे हैं कि हम सब कुछ शो करें, ये नकली हिंदू है। मोदी जी नकली हिंदू हैं। अच्छा। ये हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये चाहे कुछ भी कर ले, हिंदू हमारे देश के सेक्युलर हैं। और सबसे बड़ी बात, सबको अपनी स्वतंत्रता है बात करने की। हिंदू भी करें, कोई बात नहीं है। आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सबको रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी धर्म है। आप सबको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। सेक्युलर कंट्री है तो ये हिंदुओं का राइट है, नो डाउट।
कि वो अपना प्रतिष्ठान जो भी करना चाहे, धार्मिक प्रतिष्ठान किसी भी चीज, क्योंकि आस्था है हमारे देश के अंदर कई सालों से है। लेकिन ये शोबाजी करते हैं ना मोदी जी नकली हिंदू हैं, ये नकली हिंदुत्व को शो करते हैं। इनके दिल में हिंदुओं के लिए कोई रियल रिस्पेक्ट है ही नहीं। ये 7-9 साल से जो उन्होंने बर्बाद किया है, हिंदू को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण। अब ये बताइए कि आप बेचारे वो जो ओलंपियन थी उनको आपने इनॉग्रेशन के टाइम में भगा दिया गया। एक मिनट, मैं भी पंडित जी के पास में, आराम से सांस लीजिए। मैं कह रहा हूं नकली हिंदू से मुझे कुछ याद आया, वो जब जैसे आप दिल्ली चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि इधर आओ, पहले हनुमान चालीसा सुनाऊंगा मैं आपको, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। बोलो कितनी बार? बोलो 107 बार सुनाऊंगा। अब गुजरात जाते कहते कि वो पंडित जी कहते हैं कि नोट पे लगा दो एक फोटो जिसमें गणेश जी की मूर्ति और उसमें ये वाला मसला हो। गुजरात के बाद वो जाते कर्नाटक या कहां, वो हिमाचल प्रदेश, वो कहते कि वहां पर जो है आप गणेश जी की पूजा करिए। ये वाला भी तो नकली हिंदू होता है कि नहीं? कि या फिर नहीं? मसला वही है। देखिए एक होता है एक ट्राइबल इशू, ये छोटी सी इशू है, और एक मेजर इशू है जो आप पूरे देश को शो करना चाहते हैं कि हम क्या हैं। छोटी बातें 50 हजारों की तादाद में देश में होती रहती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका नियत क्या है और आपका आइडिया क्या है इंडिया का। इंडिया का आइडिया ये है सेक्युलर इंडिया विथ लिबर्टी टू एवरी रिलीजन, एवरी रिलीजन हैज रीजन, और मेजॉरिटी है हिंदू रिलीजन है तो वो नेचुरली सब लोग आपकी बात आ गई। केजरीवाल पर नहीं बोला आपने, लेकिन वो करते हैं तो अच्छा रासलीला। देखिए केजरीवाल करे रासलीला, आप करें तो रामलीला। देखिए केजरीवाल जी का साफ कहना है देश को एक नंबर बनाने की दिशा में जो काम करेगा हम उनके साथ में हैं। और वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम उनके साथ में हैं, और साथ में पूरे देश को लेकर साथ में चल रहे हैं। अभी मैं आपके पुराने बयान सुनाऊंगा सर, दिक्कत हो जाएगी। रुक जाइए ना एक मिनट अखिल जी, हो गया। पंडित जी, ये मसला आया अब धर्म पर, जो आप चाहते थे, अब कहानी वहीं आ गई। अब रत्नाकर जी जानते हैं कि भैया यहां तो मामला जो है AK एंटनी साहब ने समझाया था, PV नरसिम्हा राव ने समझाया था, भैया आप बीजेपी से तो लड़ सकते हैं लेकिन राम से मत लड़ो। आपने कहा कि लो बेटा कुछ बोलो तो ले आओ, बोलिए जय श्री राम, बात खत्म। लेकिन पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि संसदीय आयोजन को आपने धार्मिक आयोजन में बदल दिया, क्यों? इस बात की नाराजगी है रत्नाकर जी को छोड़ के अखिल जी की और ओवैसी साहब की। तिलक जी, पहली बात तो ये कि कल देश ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद देश को एक ऐसी संसद मिली जिसकी अभी बहुत आवश्यकता थी। ठीक है, हम लोग कल सारे दिन डिबेट में थे और सब लोगों का कहना यह था कि इसकी आवश्यकता नहीं थी और इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी, और बहुत सारे सवाल। भाई ठीक है, जिसके मन में जो बात आती है वो उठाता है, और लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप कहिए, और विपक्ष का काम कहने का है और सरकार का काम उसका जवाब देना है। तो मेरा मानना ये है कि जो नए परिसीमन होने हैं, जो चीजें होनी है, संसद की आवश्यकता थी और संसद बनाना है। नहीं, वो तो सब बातें हो गई। वो कह रहे हैं कि आपने धार्मिक आयोजन क्यों बना दिया, संसदीय कार्यक्रम को आपने धार्मिक आयोजन क्यों बना दिया? ये धार्मिक आयोजन कहाँ भाई? आप देखिए, हर पंथ, हर संप्रदाय का पुरोहित, पंडित, इमाम, मौलवी, सारे लोग वहाँ थे, और सबका, सारे धर्मों का वहाँ पे सबने अपनी प्रार्थना की, पूजा की। सिर्फ इतना जरूर है कि भाई मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस धर्म में मैं शामिल हो गया, बाकी लोग जिस धर्म को मानते हैं वो उस धर्म में शामिल हुए। तो रत्नाकर जी मान रहे इस बात को कि जो भूमि पूजन हुआ था तब ऐसा नहीं हुआ, अब चूंकि उसका उद्घाटन हुआ है या चीजें हुई हैं तो अब सब कुछ हुआ, तो इसमें कोई विरोध वाली बात है नहीं। अखिल जी और ओवैसी साहब का तो चूंकि विपक्ष में है और इनको उंगली उठानी है। नहीं, आपको कांग्रेस कंफ्यूज दिखाई दे रही है इस मामले में, स्टैंड ले या ना ले? नहीं, कंफ्यूज नहीं है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया अपना मत कि ठीक है, जब इन्होंने नहीं किया था हमने विरोध किया, अब इन्होंने कर दिया, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम सहमत इनकी बात से। तो अच्छी बात है, ये रत्नाकर जी ने सहमति जताई है, ये अच्छी बात है। नहीं, सहमति नहीं जताई उन्होंने, ना, उन्होंने इस बात की सहमति नहीं जताई। मैं क्लियर करवा देता हूँ, रत्नाकर जी प्लीज क्लियर करिएगा, वरना फिर आप बोलोगे तोड़ मोड़ के बयान कर दिया मेरा पेश। रत्नाकर जी वो कह रहे कि आपने सहमति जताई है,
से जो नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था, इसमें सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया था। टीवी पे सारे धर्म के लोगों का जो है पाठ चल रहा था, वो सभी लोगों ने देखा। तो इसका हमारा कोई विरोध नहीं है। हाँ, इन्होंने शिलान्यास जब भी किया था एक धर्म विशेष का कार्यक्रम करके उसको जो है शिलान्यास किया गया था, उस समय हमने विरोध किया था कि भाई संवैधानिक जो मूल भावनाएं हैं उससे छेड़छाड़ की जा रही है और आप सभी धर्म के लोगों को बुला करके उसको शिलान्यास में उसका कार्यक्रम आयोजन कराना चाहिए। उस समय नहीं किया था, लेकिन इस बार इन्होंने किया। मैं बहुत क्लियर स्पष्ट हाँ, तो रत्नाकर जी अब तो कोई विरोध नहीं है ना आपका। आपने जो पहले विरोध किया हमें समझ में हमने मान लिया। ये देखिए, ये सियासत रंग बदलती है। शैलेंद्र जी देखा आपने? रत्नाकर जी कह रहे नहीं कोई विरोध नहीं, मसला हिंदुओं का है भैया, यहाँ मत छेड़ो। आप यहाँ फिर दूसरी बात आ जाएगी। एक एंटी साहब की बात याद आ गई, रत्नाकर जी का ना यहाँ मत छेड़ो, ये मसला जो है। लेकिन वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं, वहां तो दूसरी मजहब को ढूंढा जा रहा है। कह रहे कि इन पंडितों में बताइए कौन से हैं, और आपने दक्षिण से क्यों बुलाया, उत्तर से क्यों नहीं बुलाया? ये भी गजब स्थिति है। तिलक जी, मुझे तो लगता है मौर्य जी की जो है दिमागी स्थिति खराब हो गई। वो आप देखिए पिछले 6 महीने से मौर्य जी जैसे बयान दे रहे हैं और पार्टी के मंच पे आगे बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी उन बयानों का समर्थन करती है, मौर्य जी का प्रमोशन कर देती है। हाँ। तो चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे वो भगवान आतंकवाद की बात हो, चाहे कोई और बात हो, जितने बयान उनके आ रहे हैं वो फ्रंट पिच पे आगे मतलब पुजारियों की जाति तलाशी आ रही है। अखिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिल साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रत्नाकर जी और शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बुलाया, सबको बुलाया है, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है ना। लोकतंत्र पूरे देश के अंदर खत्म हो रहा है। वो जो जंतर मंतर पे जो निकल के आ रही थी लड़कियां ओलंपियन, उनको किस तरह से ये प्रेजेंटेशन है कि ये लोकतंत्र है, उनको घसीट कर मार कर ले जाया गया है। ये उसी रोज आप इनॉग्रेट कर रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हमने, लोकतंत्र का प्रेजेंटेशन बनाया है, एक बहुत बड़ी लोकसभा का हमने शिलान्यास किया, उसको बनाया हमने, तैयार किया। तो वो आपने सिर्फ शोबाजी की है उसके अंदर, और जो रियल लोकतंत्र है उसका आपने सत्यानाश किया पूरे 9 सालों में। जो मैं बताया हूँ आपको कि पूरे 9 सालों में इन्होंने किस तरह से पूरी डेमोक्रेसी की, हमारी हत्याएं की है, संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने निरादर किया है, उनका अपमान किया, उनको अपने आप के कब्जे में लिया है। ये बीजेपी जो है, इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। ये नीयत में खोट है पूरे देश के अंदर। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया, अगर यात्रा में भेजते हैं तो कहाँ भेजते हैं? हमारे इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम अखिल जी, आप कहाँ भेजते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। यात्रा में कहीं तो भेजते हैं ना, आप कहाँ भेजते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। पूरी जितनी भी यात्राएं हैं आपकी, जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, मुस्लिम्स का तो अजमेर है एक बहुत बड़ा सेंटर, वहां जाते हैं। उसके अलावा अजमेर भेजते हो आप? अजमेर जाती है बस, पूरी ट्रेन जाती है जनाब। नहीं, अच्छा ट्रेन नहीं, कैसे भेजते हैं आप? ट्रेन के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री है। सर आप बताइए ना कहाँ है। और मैं छोड़ के आया हूँ कई बुजुर्गों को ट्रेन के अंदर। ये दिल्ली की सरकार ने ये क्लियर है इसके अंदर। एक मिनट सर, कितने बजे ट्रेन चलती है, कहाँ से चलती है और कितने बजे जाती है बताइए औपचारिक रूप से। अभी मैं क्योंकि आपका जिसको जाना होगा वो आपको फोन भी कर लेगा, नंबर भी दीजिए अपना। देखिए टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू। नहीं तो आपने तो किसी को, आपने कहा ना छोड़ के आए, अजमेर के लिए छोड़ के आए, तो बताइए ना। दिल्ली की वेबसाइट है, दिल्ली की वेबसाइट में उसको आप जाइए, अभी गूगल देवता की शरण में जाइए और तुरंत बताइए मुझे कितने बजे ट्रेन जाती है अजमेर। आप मतलब ये ट्रेन को एक फिक्स टाइम है क्या ट्रेन का? जहां पर भी कितने घंटे? नहीं, मेरे को उसमें दिलचस्पी नहीं है। मेरे को ये बताइए कि आप कहाँ भेजते हैं, किस यात्रा पे भेजते हैं? आपको अगर बस में लोग सभी से ये सर देखिए, मतलब आप यात्रा अगर भेजोगे तो कहोगे केदारनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, नहीं तो पूरी ट्रेन जाती है। क्लियर भी भेजो ना फिर। करके आया हूँ दिन में। आप ये बताइए, आप एक साइट है हमारी, उसके अंदर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उतने सफिशिएंट हैं तो उनको भेजा जाता है एकदम से। अगर रत्नाकर जी जाना चाहे हो जाएगा मसला जी? रत्नाकर जी जाना चाहे तो मसला हो जाएगा? अरे बिल्कुल जाइए, मोस्ट वेलकम। अजमेर में तो सब लोगों सर्वधर्म का वहाँ पे स्वागत है। नहीं, वो अजमेर केदारनाथ जाना चाह रहे हैं। देश की अखंडता का प्रतीक है। एक मिनट अखिल जी एक मिनट ना, ये धर्म वाला मसला बड़ा है। आप लोग, मैं हर जगह राम जन्म मंदिर, कृष्ण जन्म मंदिर, सब जगह मैं जा चुका हूँ। नहीं जाइए, अच्छी बात है, कौन रोकेगा आपको। और मैं अजमेर भी गया हूँ। हाँ जाइए ना सर। एक मिनट, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी
रत्नाकर जी, ये कौन सी धर्म की सियासत हो रही है? हाँ, देखिए क्या है ना, ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनने की जो कोशिश कर रहे हैं भाई साहब लोग, इनसे पूछ लीजिए बिल्किस बानो पे क्या इनका स्टेटमेंट रहा था जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया। हाँ। तो जब मीडिया वाले इनके पास गए और पूछे कि बिल्किस बानो पे आप क्या कहना चाहते हैं, उस समय गुजरात का चुनाव भी चल रहा था, तो किस तरह से ये साफ मुंह उखड़ गए उस पर कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए। खाली बिल्किस बानो पे पूछूं या फिर शाह बानो पे भी पूछ लूं? ये सुविधा की राजनीति करते हैं। और नहीं, आप आधी बात बोल रहे हैं ना। उनसे बिल्किस बानो के बारे में पूछ लेता हूं, आपसे शाह बानो के बारे में पूछ लेता हूं कि नहीं रत्नाकर जी? तिलक जी, सारे देश के लोग ये जानते हैं कि हम जो है धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते। हम भारत के लोगों की राजनीति करते हैं, भारतवासियों की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। हाँ। सभी धर्मों की राजनीति, सब लोग ये जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, इन्होंने हम बजरंग दल को बैन करने की बात कहते हैं, ये बोलते हैं कि बजरंग बली को हम बैन कर रहे हैं। किस तरह से ध्रुवीकरण करने का काम किया। अच्छा, याद आया, बजरंग दल को कब बैन कर रहे हैं सर कर्नाटक में? देखिए बिल्कुल हम बैन करेंगे, हमने कहा है। अभी नहीं, कब करेंगे सर, बताइए ना। सुनिए वही तो बोल रहा हूँ। प्रियांक खड़गे जी ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया है हाँ। कि राज्य में कोई भी धार्मिक संस्था जो है वो हिंसा फैलाने का काम करेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, लोगों को लड़ाने का काम करेगा, उसको तत्काल प्रभाव से उसके नहीं, आपने कहा था, नाम लेकर कहा था बजरंग दल को बैन करेंगे। मैं तभी पूछ रहा हूं कब बैन करोगे आप? जी बिल्कुल। देखिए ये बजरंग दल को बैन करने की कवायद हम निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की संस्तुति चाहिए उसमें। हाँ, केंद्र सरकार ये बात बोलिए ना, केंद्र सरकार आपको लग रहा है बजरंग दल को बैन करेंगे? ये नहीं करेंगे तो 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। बजरंग दल को बैन करोगे आप? बिल्कुल करेंगे। एक बार फिर से अगर वो धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करेगी बजरंग दल, निश्चित रूप से हम करेंगे बजरंग दल को बैन। क्योंकि देखिए श्रीराम सेना का भाजपा ने नहीं किया क्या गोवा में बैन? हाँ। बताइए किया है कि नहीं किया है? कोई भी धार्मिक कोई भी संस्था है धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करेगी कोई भी संस्था, तो निश्चित रूप से उस पर राज्य की सरकार कार्रवाई करेगी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हों। एक मिनट चलेंद्र जी, हो सकता है कि मेरी आस्था हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था शिव जी के प्रति हो सकता है कि मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूं, ठीक, मैं किसी भी धर्म को मानता हूं। उदाहरण के तौर पर शैलेंद्र जी या रत्नाकर जी, आप लोग अगर किसी भी धर्म को मानते, किसी की प्रति आस्था, किसी की भी सौगंध खानी होती है, तब हम क्या बोलते हैं कि गीता की सौगंध, हाथ में गंगा जल लेकर गंगा जल की कसम, यही बोलते हैं ना? रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा, यही बोलते हैं ना? जो जिस धर्म का जिसका भाव जिससे जुड़ा है ना, वो वही बात बोलता है। अब उदाहरण के तौर पर अमेरिका हमसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना, वहां के राष्ट्रपति अगर सौगंध खाते हैं तो बाइबल हाथ में लेकर खाते हैं, तो फिर क्या वहां के लोग विरोध कर देते हैं कि नहीं आप तो धर्म, ये तो गलत बात है? गलत उदाहरण तो दिया शैलेंद्र जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रत्नाकर जी कोई आपत्ति तो नहीं है आपको इसमें? अगर रत्नाकर जी कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कहते कि नहीं मुझे है, मैं गंगा जल की कसम खाऊंगा या गीता की कसम खाऊंगा, और फिर जो है अखिल खाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत बात है, इसको बंद करिए। आप मानते हैं इस बात को? मैं गलत तो नहीं कर रहा रत्नाकर जी? बिल्कुल। अगर राजदंड को दंडवत किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये राजशाही की जो है परिपाटी, राजशाही का परिपाटी था जो प्रतीक है, उसको परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है उसका। नहीं, फिर वो एक अलग बहस हो जाएगी, फिर वो नेहरू जी आ जाएंगे उस बहस में ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? आज लोकतंत्र में संविधान के तहत सभी कार्य होते हैं। आप संविधान के सामने दंडवत होइए। ये राजा सत्ता का हस्तांतरण ये बहुत पहले हुआ करता था। आज उस परिपाटी को, आज एक आम आदमी की पंडित जी प्लीज जल्दी से, फिर अखिल जी आपके पास ताकत एक अमीर व्यक्ति की है। तो राजदंड की परिपाटी और राजदंड को दंडवत करने की परिपाटी बिल्कुल सही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस राजशाही के प्रतीक को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाँ, या तो तब मसला सही होगा जब आपने वो छड़ी को इलाहाबाद भेज दिया था और कहा था ये नेहरू जी की वॉकिंग छड़ी है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे संग्रहालय में रखी जाती हैं। हाँ, तो वो छड़ी भी रख दी आपने। नहीं, छड़ी बोलते हैं। राजशाही के प्रतीक को लोकतंत्र में, जहाँ पे कि लोकतंत्र से पंडित जी प्लीज जल्दी से, अखिल जी
तिलक जी, ये उस चीज का मतलब नहीं समझे आप। ये देखिए, जब वो दी गई थी नेहरू जी को, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम था और काफी पंडितों ने, काफी विद्वानों ने मिलकर उसको एक सिस्टम बनाया और एक हस्ता मतलब ये फाइलों वो ये कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया आपने, ये ऐसा कुछ नहीं। जब देश को आजाद किया गया तो उन्होंने फाइलों का आदान प्रदान नहीं है, शुभ नहीं है, इसीलिए किया जा रहा है। कैसे बनाया जाए, कौन सा खेला रचा गया था, मैं तो समझ ही नहीं पाया। लेकिन अरे ये लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि जो है, जनता के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनता का प्रतिनिधि जो है अपने दल का नेता चुनता है, वो दल का नेता जो सबसे बड़ा दल होता है उसका प्रधानमंत्री बनता है। तो ये सत्ता का हस्तांतरण कहाँ पे हो गया, मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री सिर्फ ये देखिए राजशाही नहीं बिल्कुल, जैसे कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ये राजदंड को दंडवत करने की प्रयास है, परिपाटी जो प्रधानमंत्री ने किया है बिल्कुल गलत किया है। ये राजशाही है, राजशाही का प्रतीक जो है लोकतंत्र के मंदिर में रखना बिल्कुल नहीं है। संविधान से यह देश चलता है, राजदंड से देश नहीं चलता है। संविधान से यह देश चलता है, राजदंड या राजशाही नहीं चलती है, लोकशाही चलती है। ऐसा देश है कि यहाँ लोकशाही चलती है, राजशाही नहीं चलती है। इतना बड़ा संविधान संविधान। अच्छा एक मिनट रत्नाकर जी, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट रत्नाकर जी, अगर आपको इतनी दिक्कत और आपत्ति है तो एक और मेरी तरफ से एक और ऑफर, आप ये बोलिए सार्वजनिक रूप से हम सत्ता में आएंगे तो इसको हटा देंगे, प्रतीक को हटाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम जब सत्ता में आए थे, नहीं आए थे नहीं, अब आएंगे तो हटाएंगे, बोलिए हटाएंगे। हम जब सत्ता में थे उसको संग्रहालय में, जो संग्रहालय में रखने वाली नहीं, इसको भी संग्रहालय में भेजोगे, उसको लोकतंत्र नहीं आप बोलो ना, राजदंड को रखने सर आप बोलिए कि हम सत्ता में आएंगे इसको फिर संग्रहालय में भेजेंगे। अरे राजदंड, हाँ सुनिए राजदंड का लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करने का क्या औचित, ये राजा महाराजाओं का समय। सर मैं आपकी सारी बात मान गया, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए ना, आप इसको वापस दे देंगे ना संग्रहालय में? तो ये निर्णय हो सकता है, ये निर्णय संभव है आगे इस तरह का निर्णय, क्योंकि देखिए ये लोकशाही है, मैं आपको बता रहा हूँ लोकशाही है, कोई राजशाही नहीं है कि राजदंड स्थापित कर दिया, राजदंड स्थापित कर दिया। रत्नाकर जी एक मिनट, रत्नाकर जी कह रहे हैं हमारी सत्ता आएगी तो हम ये जो है जो राजधन की बात कर रहे हैं इसको वापस संग्रहालय भेजेंगे। रत्नाकर जी कोई बट तो नहीं किया मैंने? नहीं ब्रेकिंग चला दीजिएगा रत्नाकर जी का नाम। ये बिल्कुल संभव, ये अगर जनता का अगर भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, लोकतंत्र की अगर मर्यादा के तहत नहीं रह जाएगी, तो निश्चित रूप से आगे जो है अगर सांसदों का निर्णय होगा, सभी लोगों का निर्णय होगा, तो इसको फिर से हम संग्रहालय में कर सकते हैं, उसमें क्या इफ एंड बट वाली बात है। ठीक, ब्रेकिंग चला दीजिएगा रत्नाकर जी के नाम पर। वो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो संग्रहालय में इसको वापस भेज देंगे हम। ठीक, आके चलवा रहा हूं, निर्णय लेगा उस समय तत्कालीन सांसद है, वो निर्णय लेंगे। नहीं ठीक है, आपका विरोध है ना, तो आप यही समझा रहे हो सत्ता में आएंगे तो वापस भेज देंगे। अगर संसद के लोगों के साथ सारे सांसदों की भावना यही रहेगी, नहीं तो आपकी भावना तो यही है ना कि वापस जाना चाहिए संग्रहालय में। नहीं, मेरी भावना समझिए और कांग्रेस पार्टी की भावना समझिए। कांग्रेस पार्टी की भावना यही है कि यह लोकशाही है, कोई राजशाही। सर मैं आपकी बात समझ गया, आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो गए सर? देना चाहते हैं संदेश, ये कोई मैं ब्रेकिंग चल रहा हूँ, आपका नाम लिखवाएंगे कि नहीं? यहाँ पे कौन सा सत्ता का हस्तांतरण होता है भाई साहब? अरे यहाँ पे जनता जो अपने प्रतिनिधि को, आखिर खान साहब आप भी रत्नाकर जी की तरह ये कह रहे हैं कि भैया अगर सत्ता में जो भी आए अब इसको तुरंत जो है संग्रहालय भेज दीजिए वापस। एक मिनट सुनिए, मैं इस वक्त एमपी में, सुन लीजिए, मैं मध्य प्रदेश के अंदर हूँ और नर्मदापुरम एक जगह है जहां पर कि इसका नाम होशंगाबाद था, पहले नर्मदापुरम रखा गया है। पूरे देश के ना पूरे देश में घूमा हूं, इतने सबसे बढ़िया घाट जो होशंग शाह ने बनाए थे यहाँ, और जहाँ पूरे मंदिर है चारों तरफ, उस घाटों के चारों तरफ, और हम सब लोग हिंदू मुसलमान सब वहां पे शाम के टाइम जाते हैं, वहां आरती उतारी जाती है, वहां पे आस्था का प्रतीक है, और जो उसका होशंग शाह का किला था वो स्कूल में कन्वर्ट हुआ है। ये एक हिंदू मुस्लिम जो है गंगा जमनी तहजीब आप बोलेंगे, मैं गंगा और नर्मदा तहजीब की बात करना चाहूंगा। पूरे देश के अंदर जिस तरह
का माहौल यहाँ होशंगाबाद सिटी जो नर्मदापुरम हो चुकी है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण है, मुस्लिम्स है और दूसरे समाज वाले लोग हैं, ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। यहाँ पर आप आरती में भी, और मैं आपको बताऊं, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो रामलीला में पूरा वॉलंटियर था। तो ये हमारे देश की जिंदा जमनी तहजीब है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये भाजपा वाले। सिर्फ कुछ रुपयों के लालच में 10 लाख करोड़ तो इन्होंने अपने कोनी कैप्टर्स को दे दिए और बाकी बचा पैसा सारा खा खा करके पूरे देश को कंगाल कर दिया है। और अब ये इस तरह के जो शोबाजी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट करें, ध्यान डाइवर्ट करें इन सब चीजों से। देश जो है कंगाली की हालत में पहुंच चुका है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों रत्नाकर जी ने एक बात कही, भाजपा और मोदी जी जिम्मेदार है। अखिल जी शोबाजी कर रहे हैं ये नकली, फिर मैं बोलूंगा नकली हिंदू हैं ये। हिंदुओं को सबसे ज्यादा परेशान 9 साल में हिंदुओं को किया इन्होंने सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में। एक मिनट भुखमरी में 108 नंबर। अखिल जी सवाल तो ले लीजिए, अखिल जी सवाल ले लीजिए, 152 पे हमारा जो प्रेस, अखिल जी सवाल ले लीजिए। आपने ये कहा, एक मिनट, आपने ये कहा कि ये नकली हिंदू है, ठीक, तो मैं आप एक सर सवाल तो ले लीजिए। रत्नाकर जी ने जो कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो ये प्रतीक वापस संग्रहालय में होगा, क्या आप इस बयान के साथ खड़े? नहीं रत्नाकर जी, आपने बोला था, मैंने आपसे 3 बार पूछा, अब आप ना कर रहे हैं। देखिए सर, आपने ये बात बोली थी। नहीं, मैंने गलत मैं गलत कोड नहीं करा, मैंने दोबारा आपसे पूछा था। अच्छा, मेरी बात फिर से मैं बोल दूं, फिर वही जो बोला था वही बोलता हूं, सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, अगर यूपीए 3 में सभी दलों का निर्णय होगा, सभी सांसदों का निर्णय होगा, तो उस निर्णय पे पुनर्विचार। आप ही तो कह रहे हैं ये राजधन का प्रतीक है। अरे राजदंड का प्रतीक है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा था, तो आपने कहा कि हाँ हम इसको भेजेंगे। अरे नहीं, हमारी सरकार आएगी, हमारे सांसद जो है निर्णय लेंगे, स्पीकर का परमिशन लेंगे, उसको संग्रहालय में। रत्नाकर देखिए, अब ओके, अखिल खान साहब। ना तिलक जी, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप एक चीज बता दीजिए। रत्नाकर 1 मिनट आपको पूरा मत दिया, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, अभी ये बताइए, अब खाली मैं आप इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं, अब ये कैसे प्रश्न पूछते हैं, बताइए। अब ये भाई साहब मनोज भाई है, इनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी भगवान है कि भगवान नहीं है, क्योंकि इनके तमाम जो है नेता मोदी जी को भगवान कह चुके हैं। जरा पूछिए इनसे, भगवान है मोदी जी? पूछिए जरा, मोदी जी भगवान है? भगवान है? आपके नेता भी राहुल गांधी की तुलना का। 1 मिनट सर, अब बहस भटक जाएगी। रत्नाकर जी, ये देश की जनता के भाव है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान के सौभाग्य की कैसा चौकीदार, एक ऐसा व्यक्ति देश को मिला है जो देश को इतना आगे लेके जा रहा है। आप ये देख लीजिए कि हर मोदी घर घर मोदी भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है, ये बहलाने फुसलाने की बातें नहीं है। आप हर महादेव, अभी आप कह रहे थे कि अभी हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। फिर आप कह रहे थे कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो गया है, लोकतंत्र बचा नहीं। कर्नाटक कैसे जीत गया? अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो आप मुझे बताइए। अब आपने एक बार भी नहीं कहा कि ईवीएम खराब थी या कुछ और चीजें थी, अब आप जीत गए तो आप बहुत खुश हैं कि हाँ जीत गए। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट शैलेंद्र जी, यहाँ देखिए, मैंने आपके सामने पूछा था, रत्नाकर जी ने 2 बार बात बोली कि हाँ हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। एक मिनट रत्नाकर जी, अगर विरोध है तो खुलकर बोलिए ना, विरोध है हमारा, हम इस प्रतीक को, इस चिन्ह को वापस संग्रहालय भेजेंगे, या तो फिर ये कहने की हिम्मत जुटाइए, जैसे आप कहते हैं कि बजरंग दल को बैन करेंगे तो फिर इस प्रतीक को वापस भेजेंगे, हम ये भी बोलिए ना फिर, कि नहीं शैलेंद्र जी? सही बात है, क्या दिक्कत है? अगर विरोध है, अगर लगता है कि राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि है वाकई, अगर उसका प्रतीक है तो इनको खुलकर कहना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसकी वजह से ये परेशान है। यही डिफरेंस है दोनों नेतृत्व में। मोदी जी को मालूम है क्या बोलना, क्या करना, कैसे करना, और जो बात कहते हैं चाहे लोगों को पसंद आए या न आए, करते जरूर है। अरे आप पहले अगर सोच लीजिए कि हमको विरोध करना है या नहीं करना है। विरोध करना स्पष्ट बोलिए कि हम हटा लेंगे, क्या बुराई है? संग्रहालय में रखा जाएगा, राजदंड क्यों रखा जाएगा? लेकिन बोलिए उद्घाटन में क्या बुराई है? तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अब हम क्या फिर से नया संसद बनवा के फिर से अपने समय में राष्ट्रपति को लेकर आएंगे? क्या फिर से करेंगे?
अरे जब चीजें जो हो चुकी है उसका विरोध है, प्रतिवकात्मक जो चीजें हैं, जो संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध करेंगे। रत्नाकर जी, ये विरोध वहां भी होना चाहिए। एक मिनट, ये विरोध वहां भी होना चाहिए जहां पर आपने विधानसभाओं का शिलान्यास किया। ये विरोध वहां भी होना चाहिए, तब आपको संविधान की याद नहीं आई सर। तिलक जी किस तरह की बातें हैं? अब हम जो चीज गलत है उसका विरोध करते हैं तो आप उसको कहेंगे कि फिर से आप नया संविधान बनाएंगे, तो फिर क्या राष्ट्रपति को सर वहां कौन सा संविधान था जब विधानसभाओं का उद्घाटन आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से करवा रहे थे? तिलक जी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल आज की डेट में यही है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था तमाम मेरे पास का जो अनादर हो रहा है, जो उसको खराब किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर बर्बाद किया जा रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं को और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब संसद को इनॉग्रेट कर रहे हैं, नया वो बता रहे हैं कि एक नया हमारा जो है शुरुआत है, तो आप ये बताइए नई शुरुआत में क्या आप देश को डिवाइड करने की शुरुआत कर रहे हैं? आप देश को अपोजिशन एक भी नहीं आया पार्टी, ये अपोजिशन का लोकतंत्र में होना। अब सिर्फ पंडित जी, अब सिर्फ मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट, अब हो गया ना अखिल जी, हो गया। मनोज पंडित जी, एक मसला और है, बहुत गंभीर मसला है और देश में उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, यह पूरे देश में खबर है, लेकिन एक और उद्घाटन है, वो खबर नहीं है, वो उद्घाटन खबर से गायब है। एक बहुत गंभीर मसला है, धर्म के नाम पर क्या भ्रष्टाचार हो गया? धर्म के नाम पर क्या भ्रष्टाचार हो गया, और वो भी आपकी सरकार में, क्योंकि ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रही है कि बीजेपी की सरकार में धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो गया। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सर आपको, बहुत गंभीर मसला है, और वो तस्वीरें उज्जैन से सामने आई, और प्लीज अगर उसको हम प्ले कर पाए, क्योंकि एक तरफ संसद में उद्घाटन और एक और उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले किया था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। क्या धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो गया? 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था उज्जैन में, सप्त ऋषियों की मूर्ति, और फिर से वो खंडित हो गई, 6 मूर्तियां। प्लीज मनोज पंडित जी स्क्रीन पर। मनोज पंडित जी। जी ब्रदर। सर कांग्रेस आरोप लगा रही है, अगर तस्वीरें भी हम चला पाएं, मैं अपने सहयोगी सुखी से चाहूंगा अगर तस्वीरें विंडो में चला पाएं। मैं एक बात आपसे जानना था पंडित जी, एक उद्घाटन तो आपने किया, ठीक है, जिस पर ये कह रहे हैं कि आपने संसदीय परंपराओं में जो है वो धर्म को जोड़ दिया, लेकिन यहां सर ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आपके राज में सर देश के प्रधानमंत्री ने, आपको एक बार फिर से बता दूं, 11 अक्टूबर 2022 को ही इसका उद्घाटन किया था, और सप्त ऋषियों की जो उज्जैन में मूर्तियां हैं वो खंडित हो गई सर। तिलक जी, इसका अब इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? ये मूर्तियां क्यों खंडित हुई, क्या कारण रहा, कैसे इनके पीछे चीजें रही? तो ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मतलब इसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि हुआ क्या ये। अब इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया है? इसमें भ्रष्टाचार क्या भारतीय जनता पार्टी करने पहुंची वहां पर? नहीं, क्योंकि रत्नाकर जी की पार्टी कांग्रेस का ये कहना है सर, मैं बता देता हूं, आपने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया। सप्तऋषि की मूर्ति की ऊंचाई जो है वो कई अखबारों में हमने देखा, पढ़ा, रिसर्च किया, तो 10 से 25 फीट के आसपास थी, और इसे बनाने में 5 साल लगे, लेकिन महज 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और उज्जैन की यह घटना घट गई। तो सर ये भी तो नहीं तिलक जी, देखो मैं आप जो कह रहे हैं, जहां आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर लेकिन ये मूर्ति की स्ट्रेंथ कितनी थी, कितनी मजबूत थी, कितनी हवा को झेल सकती थी, नहीं झेल सकती थी, ये एक टेक्निकल विषय है, और इसमें वहां के लोग ही, वहां के जो पदाधिकारी है वही इसमें जवाब देने के लिए उपयुक्त होंगे, क्योंकि मुझे विषय पे पूरी जानकारी नहीं है तिलक जी, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है इस पर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पूरी जानकारी नहीं है, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन उज्जैन की घटना अगर सोच के देखिए, ये पश्चिम बंगाल में हुई होती तो, या झारखंड में हुई होती तो,
नहीं, ये घटना कहीं भी हुई होती है, इस घटना में जांच होती है और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको जेल भेजने का काम करती है सरकार। सर आपको हैरानी नहीं हुई, हैरानी नहीं हुई कि 11 अक्टूबर को, प्लीज अगर तस्वीरें चला पाए, 11 अक्टूबर को 2022 में, 11 अक्टूबर की 2022 में, क्योंकि उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री ने, और हैरानी हुई जिस कंपनी ने 100 साल की गारंटी दी और वो भी धन की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप आपके राज में, वो भी सर। मैं ये कहता हूं कि तिलक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें जांच हो और जो लोग दोषी पाए जाए उनको तुरंत जेल भेजा जाए, चाहे वो कंपनी के ठेकेदार हो चाहे वहां के अधिकारी हो। मैं आपके टीवी के माध्यम से बता दूं कि इसमें जल्दी जांच करा के जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा और उनसे पैसे की रिकवरी की जाएगी। सर क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं, प्रधानमंत्री ने जो पिछले साल जब महाकाल कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था तो कुल मिलाकर 856 करोड़ की लागत थी। ये यानी कि महाकाल कॉरिडोर जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना इसका ज्यादा बजट है, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। प्लीज स्क्रीन पर। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक कह रहे हैं आप तिलक जी, इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी पाए जाएंगे वो जेल जाने चाहिए और हम लोग भी इसमें देखेंगे और चीजों को कराएंगे। सर आपकी भावनाएं आहत हुई ये तस्वीरें देख के? बिल्कुल आहत हुई, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो हम लोग बता रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, अगर उनमें कहीं अनियमितताएं पाई जाती है, उनकी जो पैरामीटर है अगर दुरुस्त नहीं होते, कहीं गड़बड़ है तो उसको जो है उसके जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं, क्योंकि उद्घाटन अगर देश के प्रधानमंत्री करें उसकी गुणवत्ता की भी बात होती है, मैं इसलिए कह रहा था। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। गुणवत्ता जब टेंडर दिया जाता है उसमें पैरामीटर लिखे होते हैं तिलक जी, हाँ। कि इस गुणवत्ता के साथ हमें चीजें चाहिए, यानी कुल मिला के आपकी भावनाएं आहत हुई ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से, और मैं आपको बता दूं, मैं आश्वस्त कर दूं आपको। ठीक, रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन। रत्नाकर जी मेरा जो है बैटरी खत्म हो रही है, मैं आखिरी कमेंट दे जाऊं आपको। अखिल जी आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। रत्नाकर जी पहले। जब गैर बीजेपी शासित जो राज्य में कोई घटना होती है, प्राकृतिक आपदा होती है या कुछ ऐसी होती है, तो उसको ये एक्ट ऑफ फ्रॉड प्रधानमंत्री जी चिल्लाते। उनके ही हाथों द्वारा उद्घाटन किया हुआ 856 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान से गिर जाते हैं, खंडित हो जाती हैं मूर्तियां, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे कि एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे, ये जरा मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ। ओके, ये चंदा चोर पार्टी है, ये एक मिनट रत्नाकर जी, ऐसे नहीं, 1 मिनट रत्नाकर जी का ऑडियो, एक आपकी बात आ गई ना, वो ये कह रहे हैं ये भी क्या एक्ट ऑफ गॉड है? ये जो 1 मिनट पंडित जी अपनी बात रख रहे हैं, 1 मिनट रत्नाकर जी, ये जो मूर्तियां खंडित हुई, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड ही है? भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली रत्नाकर जी का ऑडियो नीचे रहेगा, 1 मिनट। ये भी एक्ट ऑफ गॉड ही है मनोज पंडित जी? नहीं, मैं आप तिलक जी, मैं देखिए, जो जितनी भी धार्मिक हमने काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट किया, वहां पे चीजें बनाई, हम इसी आधार पर हम लोग मथुरा वृंदावन इस तरफ भी कर रहे हैं। ये भी एक्ट ऑफ गॉड है, ये कह रहे हैं? नहीं, एक्ट ऑफ गॉड की बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, उस मूर्ति को खंडित के पीछे जो भी वो कारण रहा हो, जो भी कोई लोग दोषी पाए होंगे इसके अंदर, वो उनसे रिकवरी होगी, वो जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, सारी चीजें होंगी। और अगर जैसे कांग्रेस उंगली उठाती कि इसमें अगर किसी हमारे पदाधिकारी की भी अगर भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी तो उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। आप बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मतलब ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ना? नहीं है, बोल सकते हैं पंडित जी आप? मनोज पंडित जी? जी मैंने कहा सर ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ना, आप कह रहे हैं? नहीं, एक्ट ऑफ गॉड की इसमें तो कोई परिभाषा ही नहीं है। आप अगर कुछ काम किए गए उसमें गड़बड़ है तो उसमें ओके, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जांच होनी चाहिए ऐसे विषयों की, बहुत गंभीर विषय है। अखिल साहब ओके, वो अगली बार ढूंढ के बताइएगा सर। वो हाँ, कई बुजुर्ग हैं वो जो जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो अजमेर वाली ट्रेन का पता बताइएगा पक्का अगली बार। अखिल साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चरिंदी आपका भी, रत्नाकर जी आपका भी, मनोज पंडित जी आपका भी। तो ये सियासत है जहां पर जाति और धर्म तक आ जाता है, मजहब के हिसाब से, सियासी चश्मे के हिसाब से उद्घाटनों को भी देखा जाता है। खैर, विरोध के बीच देश के प्रधानमंत्री ने
एक बात तो है, एक जंग आसानी से जीत ली और सियासी नजरिए से एक संदेश भी दे दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।